कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना सीरीज की विंटेज कॉमिक्स कब्रिस्तान की घड़ी भाग 1। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे आगे वीडियो बनाने का मन करता है, वरना कौन अपना समय खराब करेगा। कब्रिस्तान की घड़ी, लेखक नाजरा अजहर, चित्रांकन कदम स्टूडियो, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। शहर में बाहर बने कब्रिस्तान में स्थित यह घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है। आज तक इसे किसी ने भी चलते नहीं देखा है। एक रात, रंगा तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। बाकी चारों साये घंटा घर के पास पहुंचकर रुके। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई शुरू करो। अगले पल कुदाल का एक भरपूर वार जमीन पर। लेकिन इससे पहले कि वहां दूसरा वार होता, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लुओं के चीखने की आवाज से और साथ ही वातावरण को कंपाती चली गई कब्रिस्तान की घड़ी के घंटों की आवाज। भय और सिर्फ भय आ विराजा सभी के चेहरों पर। बाप रे, ये घड़ी चल कैसे पड़ी? ये तो वर्षों से बंद पड़ी थी। माँ, मुझे तो यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। मैं तो कहता हूं हमें यहां से भाग लेना चाहिए। बकवास बंद करके काम करो, बेवकूफो। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। उसकी धमकी ने अपना असर दिखाया। सभी दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन वो सब अपने ऊपर मंडराती मौत से बेखबर थे। अब मौत एक विचित्र रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर दो को अपने आगोश में ले लिया। ओह नो, ओह गॉड, ये क्या? मैंने तो पहले ही कहा था यहां भूत प्रेत है। भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। तीनों सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, और तेज। लेकिन अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। ये क्या हो रहा है? कब्रें अपने आप फट रही हैं। हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली हम पर। ओफ। अगले पल विश्व का सबसे हैरतअंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। तेज आवाज के साथ खुलते चले गए ताबूत, और उनसे आजाद होती चली गई गली सड़ी लाशें, जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था उन तीनों को। भय से कांप उठे थे तीनों। तभी उनके भय को दुगना करती चली गई एक आवाज। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज की दिशा में देखकर तीनों की आंखें भय से फट पड़ी। एंथनी तुम? हाँ, वही एंथोनी जिसे तुम सबने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें मौत दूंगा, एक ऐसी मौत जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। ओह, खत्म कर दो इन्हें। अगले पल मौत के दूत उन पर टूट पड़े। और फिर तीनों को मिली एक ही चीज, और वो थी मौत। सिर्फ मौत। देखते ही देखते तीनों लाशों में बदल चुके थे। आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा, उसका यही अंजाम होगा। अगली सुबह कब्रिस्तान में, उफ, कितनी भयानक लाशें हैं। न जाने इतने वीभत्स तरीके से किसने इनकी हत्या की है। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, इन्हें किसने मारा है। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर मैं उस शख्स को साफ देख रहा हूं। मुझे इस बात की खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर के माफिया किंग सुजुकी के हेडक्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं किंग, एंथोनी की आत्मा उन कागजों की रखवाली कर रही है।
उसके रहते हम वो कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारी तंत्र शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। नहीं किंग खान, वो बहुत शक्तिशाली है। उसे हटाने के लिए हमें शहर के मशहूर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ राणा धीरेन्द्र शास्त्री प्रताप की मदद लेनी होगी। तो जाओ, उसे अपने साथ काम करने के लिए तैयार करो। यही तो मुश्किल है किंग खान, वो पक्का सिद्धांतवादी है और किसी भी कीमत पर हमारा साथ देने को राजी नहीं होगा। यदि पैसे से काम न होता दिखे तो दिमाग से काम लेना चाहिए। ठीक हाँ, मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो, हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है, अतः धीरेन्द्र प्रताप की कमजोरी तलाश करके उसे अपने कब्जे में कर लो। फिर देखना वो तुम्हारा काम कैसे करता है। समझ गया किंग खान, मैं अभी इस काम पर लग जाता हूँ। राणा धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। अगर तू इसे छोड़कर नहीं गया तो मैं भस्म कर डालूंगा तुझे। आह, जा, भाग जा, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूं। ले जाओ अपने बेटे को, अब कभी कोई प्रेत बाधा इसे तंग नहीं करेगी। धन्यवाद राणा साहब। उन लोगों के जाने के बाद, दादाजी, मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। जाओ, मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत के बाद टीपू ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। राजा धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री का एकमात्र सहारा, जिस पर टिकी हुई थी कुछ बुरी निगाहें, वह आ रहा है राणा का पोता। चुपचाप उठा लाओ, चूक नहीं होनी चाहिए। तुरंत ही अगले पल, अब राणा को हमारे लिए काम करना ही होगा। राणा धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री अपने ड्राइंग रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक हेलो, राणा धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री स्पीकिंग। उधर से जो कहा गया सुनकर राणा क्रोध से चीख पड़ा। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा प्यारा पोता इस समय हमारे कब्जे में है। क्या चाहते हो तुम? आपका थोड़ा सा सहयोग। मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाता हूं आपको। फिर माफिया किंग सुजुकी उसे कुछ समझाने लगा। पूरी बात बताने के बाद, अब कहिए राणा साहब, क्या विचार है आपका? मैं तैयार हूं। गुड। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुंच जाओ। ठीक है। उफ, कैसी मजबूरी है, न चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बात माननी पड़ेगी, वरना वे टीपू को उसी रात शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में। मेरा पोता कहाँ है? उसकी चिंता मत कीजिए राणा साहब, काम होते ही उसे आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। काम बोलो। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे काबू में कर लो, ताकि हम अपना काम शांति से कर सकें। माफिया किंग सुजुकी के आदमी तेजी से अपने काम में जुट गए और उस आवाज में मिलती चली गई उल्लू और चमगादड़ों की कर्कश आवाजें। ठीक तभी घड़ी के घंटों की आवाज से कब्रिस्तान गूंज उठा और उस आवाज में मिलती चली गई उल्लू और चमगादड़ों की कर्कश आवाजें। राणा, वो आ गई, एंथोनी की आत्मा। चिंता मत करो, वो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके साथ ही भय से काले होते चले गए कुछ चेहरे। अचानक गूंजी एक आवाज, शीशा तोड़कर आजाद हो गई कब्रिस्तान की घड़ी की सुइयां और बद चली अपने निशाने की तरफ। एक सुई को झपटकर पकड़ लिया राणा ने। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, यह मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। उसी क्षण चीख पड़ी घड़ी की दूसरी सुई, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं। अभी राणा का वाक्य पूरा भी ना हो पाया था कि दूसरी सुई सर से आए, हट जाओ। उफ। उछलकर राणा जा गिरा एक कब्र पर। तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत बुला ली है राणा, अब तू बचेगा नहीं। अगले पल कब्र को फाड़कर बाहर निकले दो हाथ, ओह, जो जा कसे राणा की गर्दन पर। मुर्दे के ये हाथ तुझे मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे राणा। आह, उफ, बुरी तरह दम घुट रहा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बचूंगा नहीं। तुरंत ही मंत्रों से भस्म करना होगा इन हाथों को। ओह, राणा ने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम भू भू। मंत्रोच्चारण पूरा होते ही राणा का शरीर तपने लगा किसी तपते तवे की भांति। अगले ही पल
झटके से राणा की गर्दन से अलग हो गए कब्र से निकले हाथ। आजाद होते ही राणा रबड़ के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हो गया। मैंने तुझे शांति से रोकने की चेष्टा की थी दुष्ट, मगर तू नहीं माना। अब तू राणा के कहर से नहीं बचेगा। मुझे खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, पूरा कब्रिस्तान मेरे साथ है। ये दृश्य देख राणा जैसा व्यक्ति भी काम कर रह गया। ऑफ, लाशें ताबूत से बाहर निकल रही है। इनका निशाना मैं ही हूं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। राणा का हाथ बेहद तेजी से झोले में रेंगा। अगले पल ये भभूत आग बनकर इन लाशों को रोकेगी। भभूत गिरते ही इनका इंतजाम तो हो गया, अब एंथनी को देखता हूं। उधर एंथनी की आत्मा घड़ी की सुइयों के रूप में मौत बनकर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी। ओह उफ, लेकिन मौत किसी तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उससे पहले ही हलक फाड़कर चीख उठा राणा। ओम शंभु। तुरंत ही प्रकट हुई राणा के हाथ में किरणों की एक तलवार। किरणों की वो तलवार घड़ी की सुइयों से जा टकराए। मैं तुझे यहां से भागने नहीं दूंगा। दूसरे ही क्षण एंथनी की चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। नहीं नहीं, बहुत उत्पात मचाया है तूने, अब मैं तुझे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। तुझे कैद करके ही तुझसे छुटकारा मिलेगा मुझे। तुझे आना ही होगा, वरना भस्म करके रख दूंगा तुझे। अब जीवन भर मेरे पास ही कैद होकर रहेगा तू। छोड़ दो मुझे। ये देख सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हुर्रे, एंथोनी की आत्मा कैद हो गई। अब तुम अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो साथियों, चुदाई शुरू करें। काफी देर चुदाई करने के बाद वो रही पोटली, निकालो इसे। खोल कर देखो इसमें वे कागजात हैं भी या नहीं। पोटली खुलने पर चमक उठी सभी की आंखें। किंग खान, ये कागजात वही है जिनकी आपको जरूरत है। किंग खान, तुम्हारा काम तो हो गया। अब बताओ मेरा पोता कहाँ है। चिंता मत करो राणा, उसे सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कहा है वही करो। बेबस राणा घर की तरफ चल दिया। उफ, पता नहीं ये टीपू को घर पहुंचाएंगे भी या नहीं। और जैसे ही राणा घर पहुंचा, दादाजी, टीपू मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना। हाँ दादाजी। राणा बहुत देर तक नन्हे टीपू को प्यार करता रहा। फिर, आओ बेटे, अंदर चले। अंदर आकर राणा ने टीपू को सुला दिया। तत्पश्चात, मुझे एंथनी की आत्मा से जानना चाहिए कि वह कौन है और उन कागजात के लिए माफिया किंग क्यों मरा जा रहा था। कुछ देर बाद राणा अपने विशेष कक्ष में बैठा एंथनी की आत्मा से बात कर रहा था। आपने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया है राणा साहब। तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी थी एंथनी, वरना वे दुष्ट मेरे पोते को मार डालते। मजबूरी में ही सही, मगर आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों का खून आपके सिर होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? पहले मुझे आजाद कीजिए राणा साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। अब बताओ ये सब क्या चक्कर है। बताता हूं, सुनिए। मैं एक सीआईडी ऑफिसर था जो सोनी टीवी पर आता था। माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए मैंने बड़ी मेहनत और सावधानी से उसके दल में स्थान बनाया था। शाबाश एंथोनी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारा दायां हाथ कहलाओगे। थैंक यू बॉस। एक दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा, ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? मैं सीधा किंग सुजुकी के पास पहुंचा। ये सब क्या हो रहा है बॉस? अरबपति बनने की तैयारी। अरबपति? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ सुनो। तुम सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में तो जानते ही होगे, जो सदियों पहले हिंदुस्तान पर बार बार हमला करके यहाँ की दौलत लूटकर अपने वतन ले जाता था। जी हाँ, सुना है।
और यह भी पता है कि जब वह आखिरी बार लूटपाट करके अपने मुल्क लौट रहा था तो बीच रास्ते में अपने लाव लश्कर और खजाने समेत कहीं गायब हो गया था। काफी समय तक उसका कुछ पता नहीं चला था। फिर एक दिन अचानक वह वापस लौट आया था, लेकिन उस समय वह मरनासन हालत में था। उसके शुभचिंतकों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा ना सके, और उस खजाने का राज उसके साथ दफन हो गया। एग्जैक्टली, बस इसी बात को आधार बनाकर आज चीखा महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाकर उससे उसके उस खजाने के बारे में पूछेगा। चीखा ने अपनी तंत्र शक्ति के बल पर गैंग के एक आदमी को माध्यम बनाकर महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाया। शंग रेडोंग, और अपने उस खजाने के बारे में बताइए सुल्तान, जिसे लेकर आप हिंदुस्तान से चले तो थे मगर अपने वतन तक न ले जा सके थे। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, सुनो। 17वीं बार मैंने हिंदुस्तान पर बहुत कहर बरसाया था उस खजाने को इकट्ठा करने के लिए। लूट लो सब कुछ, इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। मेरी सेना एक शहर को लूटकर दूसरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। लूटी हुई बहुमूल्य वस्तुओं का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, और एक विशाल खजाना जमा करने के बाद वापस अपने वतन चलो साथियों। लेकिन वो खजाना हमारे वतन कभी न पहुंच पाया, क्योंकि जिस समय हम रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे अचानक वहां एक भयानक तूफान उठा था। तूफान बहुत भयंकर है, अपने आप को बचाओ। सबने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन तूफान जैसे मौत बनकर आया था हमारे लिए। धीरे धीरे वो तूफान हमारे साथियों को लील रहा था। जब वो तूफान शांत हुआ तो बाकी बचा था सिर्फ मैं। उफ, लगता है सब मारे गए और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन मैं इस जगह का नक्शा जरूर बनाऊंगा, और अगर जिंदा रहा तो ये खजाना एक दिन जरूर पाकर रहूंगा। फिर मैंने सूर्य की स्थिति के हिसाब से कई कागजों पर उस स्थान का नक्शा बनाया, और अब मुझे इस रेगिस्तान से निकलकर अपनी जान बचानी होगी। जान बचाने के लिए मैं एक दुरूह सफर पर निकल पड़ा, न जाने कितने दिन। दोस्तों, अब आप ये मत सोचना कि रेगिस्तान में कागज और कलम कहां से आया होगा, और कितनी रातें मैंने उस रेगिस्तान में गुजारी, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मरनासन हालत हो चुकी थी मेरी। आह सुल्तान। होश में आते ही मैंने उस जमाने के महान तांत्रिक बनकिसा को बुलाया और उससे कहा, बनकिसा, आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए सुल्तान, ये गुलाम जान देकर भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। ये हीरो बनना कौन चाहता है? मैं तो विलन हूं। सब कुछ सुनने के बाद चिंता मत कीजिए सुल्तान, मैं अभी वहां के लिए रवाना हो जाता हूं। जब तक वहां आप खुद नहीं आएंगे खजाने को कोई परिंदा भी नहीं छू सकेगा। शाबाश बनकिसा, यह उस खजाने के नक्शे के कागजात है। बनकिसा वहां के लिए रवाना हो गया, लेकिन वो कभी न पहुंच सका, क्योंकि मौत ने मुझे अपने नर्म आगोश में ले लिया था। मेरी मृत्यु के साथ ही खजाने का राज दफन हो गया। क्या आप हमें बता सकते हैं सुल्तान कि वो खजाना कहाँ है? तुमने मेरी तमन्ना पूरी करने का वायदा किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तमन्ना भाटिया अवश्य पूरी करूंगा। कागज कलम लाओ, हम उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा बना कर देंगे तुम्हें। ये लीजिए सुल्तान। कागज कलम लेकर सुल्तान नक्शा बनाने में व्यस्त हो गया। कुछ पलों बाद, ये है उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मेहरबानी सुल्तान, अब मैं जा रहा हूं, और नियमानुसार माध्यम बने तुम्हारे इस साथी की मुझे बलि चाहिए। आपने हमें खुश किया है सुल्तान, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। चीखा के इतना कहते ही माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियां उड़ गई। उफ, उसने रमन्ना की जान ले ली। रमन्ना जान की छोड़कर यह सोचो एंथोनी कि हम अरब पति बनने जा रहे हैं। मैं सिर्फ पति बनना चाहता हूं।
वो खजाना देश की अमानत है, मैं उसे इन कमीनों के हत्थे हरगिज नहीं चढ़ने दूंगा। ये सोचकर मैंने वह नक्शा हासिल करने का निर्णय ले लिया। मैं जानता था कि किंग ऐसी महत्वपूर्ण चीजें अपने ऑफिस की विशेष सेफ में रखता है। उसी रात मैंने मास्टर की से उस सेफ को खोला और नक्शे के कागज एक पोटली में बांधकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मैं किंग खान के आदमियों की निगाहों में आ गया। ये तो एंथनी है, ये किंग के ऑफिस में क्या लेने गया था? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, पकड़ो उसे। ओह ओफ, किंग खान के आदमी मेरे पीछे लग गए। मुझे इनसे हर हाल में बचना होगा। किंग खान के आदमी मेरे पीछे साए की तरह लगे हुए थे। ओफ, लगता है यह मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। उनसे बचता बचाता मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया। ओह, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में पहुंचकर मैंने कागजातों को छिपाने का निश्चय किया। मुझे यह नक्शा कहीं छुपा देना चाहिए, ये गड्ढा ठीक रहेगा। मैंने तुरंत कागजात की पोटली को गड्ढे में डाला और नक्शे के कागज छुपाने के बाद मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और तेजी से अपने घर की तरफ भाग लिया। शीघ्र ही मैं अपने घर आ पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं जड़ होकर रह गया था। आइए इंस्पेक्टर एंथनी गोंजाल्विस, वेलकम होम। ओह किंग खान, पापा, स्वामी। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? इस आई कार्ड से। मेरा आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, इसे तुम मेरे ऑफिस में गिरा आए थे। और अब अगर अपनी बीवी व बच्ची की अनुपम खैर चाहते हो तो बताओ, खजाने का नक्शा कहाँ है? नहीं बताऊंगा, बताना तो तुझे पड़ेगा ही कुत्ते, चीखा। अगले पल चीखा के हाथों से किरणें निकली, जिन्होंने मेरी पत्नी और बच्ची को घेरे में ले लिया। Rosie, my child. अगर तूने 1 मिनट में मुझे उन कागजात के बारे में नहीं बताया, तो तेरी बीवी और बच्ची जलकर भस्म हो जाएंगी। आखिर मुझे टूटना ही पड़ा। इन किरणों को रोको, माँ, मैं बताता हूँ। शाबाश, मैंने नक्शे के सारे कागजात शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में बने घंटा घर के नीचे एक गड्ढे में छुपाए हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब यहां से चले जाओ। चले जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी होशियारी की सजा तो दे दें। क्या? फिर उन्होंने हमें घर में ही बंद करके घर में आग लगा दी। आग? हमने आग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए। परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु हो गई। अपने परिवार की मृत्यु देख मेरी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए तड़प उठी। जिस खजाने के लिए तुमने मुझे, मेरी बीवी व बच्चों को मार डाला, मेरे होते हुए उसे तुम कभी नहीं पा सकते। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर घड़ी में समा गया और उनसे बदला लेने लगा। पूरी बात सुनकर राणा की आंखें क्रोध से जलने लगी। उन हत्यारों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत खून बहाया है, लेकिन अब मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। इस नेक कार्य में मैं भी आपके साथ हूं राणा साहब, लेकिन समस्या यह है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वे तो खजाने की तलाश में निकल पड़े होंगे और वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं है। हमें वहां तक महमूद गजनवी की आत्मा लेकर जाएगी। दूसरी ओर किंग सुजुकी अपने आदमियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किंग खान, हम रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। गुड, अब उस टीले की तलाश करो जिसमें खजाना दबा हुआ है। क्या किंग सुजुकी खजाने तक पहुंच सका? क्या राणा प्रताप और एंथनी की आत्मा उन्हें रोकने में सफल हो सकी? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए दूसरे भाग का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे भाग में।